लेक्चर। आज हमारा लेक्चर होने वाला है कॉपीराइट के ऊपर। ठीक है, तो कॉपीराइट का सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉपीराइट जो मिलता है उसका जो ड्यूरेशन है वो लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कॉपीराइट में कॉपीराइट की वैलिडिटी कितनी होती है तो लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर। ठीक है, पेटेंट का कितना था 20 ईयर्स। ठीक है, अभी ट्रेडमार्क हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो ट्रेडमार्क का कितना है 10 साल। तो 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा ही जाएगा इसका मतलब वैलिडिटी कितना होता है। तो पेटेंट का 20 साल होता है, कॉपीराइट का लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स और ट्रेडमार्क का 10 साल। ठीक है, अभी देखो कॉपीराइट, ये कॉपीराइट एक्ट जो है आया था 1957 में। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन 14 जो है वो कॉपीराइट को डिफाइन करता है। ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, copyright means exclusive right to do or to authorize the doing of any of those work or any substantial part of that work such as literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography work, broadcasting work, sound recording work, architectural work, computer programming work। ठीक है, ये जो कॉपीराइट है वो एक एक्सक्लूसिव राइट देता है किसको? जो ये सारी तरीके का जो काम करता है, लिटरेरी वर्क किया है, ठीक है, और अपने माइंड से कुछ नया क्रिएट किया है, ड्रामेटिक वर्क में कुछ उसने अपना दिमाग लगाया, कुछ नया बनाया, आर्टिस्टिक वर्क में उसने कुछ बनाया, सिनेमाटोग्राफी वर्क में किसी भी, ये यहाँ पे 9 तरीके का जो है कॉपीराइट के अंदर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसमें अगर आपने अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअली आपने कुछ डेवलप किया है, ठीक है, और वो नया है और पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हो। वो कॉपीराइट आपको जो है एक्सक्लूसिव राइट देता है उस पर्टिकुलर चीज पर जो आपने वर्क किया है जिसके ऊपर। ठीक है, और आपको उसको सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, लाइसेंस पे देने का सारा अधिकार आपको देता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी डिफाइंस हु इज ऑथर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ वर्क। मैंने ऊपर 9 तरीके के आपको वर्क बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, किस किस फील्ड में आप कॉपीराइट ले सकते हो। तो उसके अंदर जो ये जो फील्ड है इसके अंदर किस बंदे को हम ऑथर मानेंगे? जब कॉपीराइट जिसको मिलता है, कॉपीराइट कब मिलता है? लिटरेरी वर्क के लिए, ठीक है, ड्रामेटिक वर्क के लिए, म्यूजिकल वर्क के लिए। तो इसको बनाने वाला कोई होगा ना, जो बनाएगा, जिसके इंटेलेक्चुअल, जिसका दिमाग उसमें लगा रहेगा, उसको बोला जाता है ऑथर। ठीक है, तो ऑथर हम इस ये जो पर्टिकुलर 9 जो अपना वर्क है उसके अंदर आप ऑथर किसको बोलिएगा? जैसे लिटरेरी वर्क है, इसमें ऑथर किसे बोला जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग वर्क है, इसमें हम आप किसको बोलेंगे कि ये ऑथर है? इसमें ब्रॉडकास्टिंग में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कोई अकेले का काम थोड़ी है, कोई इधर वो करेगा, कोई मशीन चेक करेगा, कोई रिकॉर्डिंग करेगा, कोई आवाज़ देगा, कोई ये, तो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग में बहुत सारे काम करते हैं मिलके। तो ऑथर आप किसको बोलिएगा? ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी जो है कॉपीराइट का, वो ऑथर के बारे में बात करता है और वो बताता है कि ये जो ऊपर आपने वर्क दिया है उसके रिस्पेक्ट में आप ऑथर किसको बोलिएगा। तो फॉर लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क, फॉर लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क ऑथर ऑफ द वर्क। ठीक है, ये जो लिटरेरी वर्क है या ड्रामेटिक वर्क है उसमें जो ऑथर होगा, जिसने वो लिखा होगा, उसको बोला जाएगा ऑथर। ठीक है, जिसने उसके ऊपर काम किया होगा। फॉर म्यूजिकल वर्क कंपोजर इज नोन एज ऑथर। म्यूजिकल वर्क अगर आपने किया है उसमें जो कंपोजर होगा उसको ऑथर माना जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में डिफाइन ऑथर। ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिस्टिक वर्क के लिए ऑथर किसको बोला जा सकता है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो म्यूजिकल वर्क जो है उसके अंदर आपको ऑथर जो होगा वो कंपोजर को माना जाएगा। ठीक है, फॉर आर्टिस्टिक वर्क, अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क किया गया है, ठीक है, और उसमें कुछ नोबल है, नया है, तभी उसको कॉपीराइट मिलेगा। तो जब उस आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलेगा तो किसको मिलेगा ऑथरशिप?
आर्टिस्ट को, जिसने वो आर्ट फॉर्म किया है। जैसे आपको पता होगा प्रभुदेवा का जो है वो डांस स्टेप है ना, वो आर्टिस्टिक वर्क है। अगर उसने कॉपीराइट लिया होगा तो प्रभुदेवा को ऑथर माना जाएगा। तो आर्टिस्टिक वर्क अगर कोई है तो जो आर्टिस्ट होगा उसको मिलेगा। इसके बाद है फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग। जो सिनेमेटोग्राफी का वर्क किया है या साउंड रिकॉर्डिंग का वर्क किया है, ये कॉपीराइट एक्ट बोलता है। उसमें जो पैसा लगाएगा उसको ऑथर माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें कौन पैसा लगाता है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को जो है सिनेमेटोग्राफी वर्क और साउंड रिकॉर्डिंग वर्क के लिए ऑथरशिप माना जाता है। ठीक है, उसको कॉपीराइट मिलेगा। अगला है फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क आपने किया है, ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो क्रिएटर होगा, जिसने वो क्रिएट किया होगा, उसको ऑथर माना जाएगा। ठीक है, और याद रखना कॉपीराइट में जो ऑथर होता है उसी को कॉपीराइट मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। इसीलिए ऑथर को इतने अच्छे से डिफाइन किया है ताकि आपको बाद में ये ना बाद में ये कंफ्यूजन में ना हो कि ऑथर जो होगा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा और कॉपीराइट मिलता किसको है। ठीक है, अगला फॉर ब्रॉडकास्टिंग वर्क। ब्रॉडकास्टिंग वर्क में किसको ऑथर माना जाएगा? तो जो ब्रॉडकास्टिंग वर्क को लिखता है ना, जो ऑथर होता है, उसको माना जाता है ऑथर, जिसने ब्रॉडकास्टिंग वर्क के ऊपर काम किया होता है। अगला है फॉर आर्किटेक्चरल वर्क। आर्किटेक्चरल वर्क के लिए ऑथर किसको बोला जाएगा? तो जो आर्किटेक्चरल वर्क किया है, जिस आर्किटेक्ट ने, उसको ऑथर माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 9 वर्क कवर होता है कॉपीराइट में, और ये 9 वर्क के लिए उसके ऑथर को मिलेगा कॉपीराइट। तो ऑथर कौन होगा वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी देखो, जब मैंने पेटेंट में भी बताया था, ये बेसिक है पेटेंट का, उसमें बताया था। उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो कॉपीराइट में ये मेन था। अभी हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर कॉपीराइट एक्ट। सबसे पहला है डेफिनेशन आपका रिप्रोग्राफी। आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन रिप्रोग्राफी। ठीक है, तो रिप्रोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी वर्क आपने किया है, उस वर्क का फोटो कॉपी करके या सिमिलर बना के आप मार्केट में बेच रहे हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिप्रोग्राफी। रिप्रोग्राफी मीन्स द मेकिंग ऑफ द कॉपीज ऑफ अ वर्क बाय फोटोकॉपीइंग और सिमिलर मीन्स। ठीक है, उसको बोला जाता है रिप्रोग्राफी। दूसरा डेफिनेशन है गवर्नमेंट वर्क। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन गवर्नमेंट वर्क। तो गवर्नमेंट वर्क में होता है कोई भी वर्क, ठीक है, जो गवर्नमेंट वर्क मीन्स ए वर्क विच इज मेड और पब्लिश्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन और द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी काम, ठीक है, चाहे कोई वर्क को पब्लिश करना हो या किसी वर्क का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, या उसकी कॉपी करनी हो, तो गवर्नमेंट अपने पर्पज के लिए कोई क्या बोलते हैं कॉपीराइटेड मटेरियल का पब्लिश करता है। ठीक है, अपने डायरेक्शन में, अपने कंट्रोल में। ठीक है, या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा भी अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका डेफिनेशन कंपोजर। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन कंपोजर। तो कंपोजर का मतलब होता है कंपोजर इन रिलेशन टू अ म्यूजिकल वर्क मीन्स द पर्सन हु कंपोज द म्यूजिक regardless of whether he records it in any form of graphical notation। ठीक है, कंपोजर का मतलब होता है जो म्यूजिक को कंपोज किया हो। ठीक है, उसको कंपोजर कहा जाता है। अगला है परफॉर्मर। आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए डिफाइन परफॉर्मर। ठीक है, तो परफॉर्मर का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु परफॉर्म और प्रेजेंट एनी वर्क वेदर इट इज म्यूजिकल, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक फॉर्म परफॉर्मेंस। परफॉर्मर का मतलब होता है, आपको पता होगा, जो स्टेज पे डांस वगैरह करता है ना, डांस करता हो या म्यूजिक देता हो या कुछ ड्रामेटिक एक्ट करता हो या आर्टिस्टिक एक्ट करता हो, तो जो भी परफॉर्म करता है ना ऐसा, उसको बोला जाता है परफॉर्मर। ठीक है,
इसके बाद अगला है डिफिनीशन में फर्स्ट ओनर। हु इज फर्स्ट ओनर? द ऑथर इज द रियल क्रिएटर ऑफ द वर्क एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट ओनर अंडर सेक्शन 17 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट का 17 जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि फर्स्ट ऑनर का मतलब होगा कि जो भी बंदा जिसने जो क्रिएट किया है, ठीक है, उसका अगर वो रियल क्रिएटर है तो उसी को बोला जाएगा फर्स्ट ऑनर। बाद में हो सकता है वो बेच दे, ठीक है, कॉपीराइट लेके, तो जिसको बेचेगा वो सेकंड ऑनर होगा। लेकिन जिसने खुद से बनाया है, खुद से क्रिएट किया है, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑनर, ठीक है। अगला है आपका फोटोग्राफ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन फोटोग्राफ अंडर कॉपीराइट एक्ट। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगा तो देख लेना। तो फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? ए फोटोग्राफ इज कंसीडर्ड एज एन आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एंड थस प्रोटेक्टेड। फोटोग्राफ कॉपीराइट वैलिड 60 ईयर ऑफ मेड फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ जो है ना उसको आर्टिस्टिक वर्क कंसीडर किया जाता है, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, कॉपीराइट एक्ट के अंदर, इसीलिए ये प्रोटेक्टेड है। फोटोग्राफ भी प्रोटेक्टेड होता है। फोटोग्राफ जो है कॉपीराइट के अंदर 60 साल वैलिडिटी होता है। अगर किसी ने कोई तस्वीर निकाली, अब वो एकदम नया है, आपको एक बार पता होगा, किसी को याद है क्या, ये बोन फायर करके एक फोटो आया था, मतलब जलते हुए जो जंगल था ना उसका किसी ने फोटो खींचा था, तो उसको कॉपीराइट मिला था उस फोटो का, ठीक है। तो ऐसे ही तो कोई ऐसा फोटो आपने तस्वीर निकाला है जो बहुत रेयर है, वो इम्पॉसिबल है। जैसे आपने ये तो नहीं सुना होगा, तो ये सुना होगा कि एक कैमरा वाला ना जंगल में गया था, तो जंगल में कैमरा भूल गया, ठीक है, उसका खो गया। तो एक बार वो वापस ढूंढने आया ना, तो उस कैमरे में देखता है कि एक बंदर ने उस कैमरे का इस्तेमाल करके फोटो खींचा है, ठीक है। उस फोटो का भी उसको कॉपीराइट मिला था। उसके कैमरे से बंदर ने फोटो खींचा था और कैमरा उधर ही छोड़ दिया था। तो बंदर कैसे सेल्फी लेता है ऐसा फोटो आया था वो, ठीक है, तो उसको भी कॉपीराइट मिला था। तो फोटोग्राफ अगर कुछ रेयर है और कुछ यूनिक है उसमें, तो उसका कॉपीराइट मिलता है। और फोटोग्राफ को 60 साल तक का वैलिडिटी मिलता है। जब से वो खींचा गया तब से उसको 60 साल तक कॉपीराइट मिलता रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये जो मैंने 9 वर्क बताए, इसमें हर वर्क के लिए 60 साल है, ठीक है। सिर्फ लिटरेरी वर्क जो है, कॉपीराइट का मेन पार्ट जो है लिटरेरी वर्क ही माना जाता है। तो लिटरेरी वर्क में लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। बाकी सारे जो वर्क मैंने बताए, ड्रामेटिक वर्क बताए, म्यूजिकल वर्क बताए, आर्टिस्टिक वर्क बताए, सिनेमाटोग्राफी वर्क बताया, ब्रॉडकास्टिंग वर्क बताया, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क बताया, आर्किटेक्चरल वर्क बताया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क बताया, ये सारे के 60 साल ही वैलिडिटी है, ठीक है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कॉपीराइट मिलता भी है तो जब से क्रिएट किया गया है तब से 60 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। लिटरेरी वर्क को छोड़ के, लिटरेरी वर्क लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। कोई कविता आपने लिखा या कोई कहानी आपने लिखा या कोई आपने ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं बायोग्राफी किसी का लिखा जो यूनिक है, तो उसके लिए आपको लाइफ टाइम प्लस 60 मिलेगा। बाकी अदर वर्क के लिए 60 ईयर है, ठीक है। अभी अगला है आपका डेफिनेशन में एंटन पिलर ऑर्डर, ठीक है। एंटन पिलर ऑर्डर, एंटन पिलर ऑर्डर जो है ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, ठीक है। जो ये इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो कॉपीराइट का मैंने कुछ बुक लिखा, ठीक है। उस बुक पे मैंने कॉपीराइट ले लिया। अब मुझे पता चला कि मेरे बुक का कोई जो दुकानदार है उसको कॉपी करके और मार्केट में बेच रहा है अपने फैक्ट्री में, ठीक है, वो शॉपकीपर। मुझे पता चला तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में बोलूंगा कि आप एक मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कीजिए जिसको बोला जाएगा एंटन पिलर ऑर्डर, ठीक है। और जो बंदा हमारा वो जो जिस फैक्ट्री में बना रहा है ना उसको सर्च किया जाए और सीज कर लिया जाए जो भी मटेरियल वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट उस केस में एंटन पिलर ऑर्डर पास करती है और जो कॉपीराइट का अथॉरिटी होता है ना उनको ये पावर देती है कि आप इनके कॉपीराइट मटेरियल जहां भी इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं आप वहां जाइए और उसके पूरे मटेरियल को सीज कीजिए, ठीक है, और सर्च करके पूरा निकालिए, ठीक है। तो उस केस में एंटन पिलर ऑर्डर लगाया जाता है।
एंटन पिलर ऑर्डर जब आपको पता होगा कि कौन आपके मटेरियल का इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, आप उस केस में एंटन पिलर ऑर्डर लेते हो। कभी कभी ये भी होता है ना कि आपको पता ही नहीं है लेकिन आपका बुक कहीं और मार्केट में मिल रहा है, राइट। कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ लिखा और आपने उसको 100 कॉपी छपवाए, लेकिन आपको पता चलता है कि ये ऑलरेडी 200 प्रतियां मार्केट में मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपके बुक को कौन छाप रहा है इलीगली, ठीक है। तो ऐसे केस में जब इन्फ्रिंजर का कुछ पता न चले तो उस केस में आप जॉन डो ऑर्डर पास कराते हो कोर्ट में, ठीक है। जब किसी अननोन पर्सन द्वारा किसी के कॉपीराइट का वायलेशन किया जाता है, उस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट से जॉन डो ऑर्डर पास करने का एप्लीकेशन करता है। और जब कोर्ट जॉन डो ऑर्डर पास करता है तो जो भी अननोन पार्टी होगा, जो भी उसके कॉपीराइट मटेरियल का इन्फ्रिंजमेंट करता होगा, अथॉरिटी उसको ढूंढ के उसके पूरे प्रॉपर्टी को, जो भी जहां भी वो बना रहा होगा, उसको सीज करके, ठीक है, और उसके मटेरियल को जो है ये सामने वाले बंदे को दे दिया जाएगा। तो जब अननोन पर्सन इन्फ्रिंज करता है तो जॉन डो ऑर्डर, और जब नोन पर्सन इन्फ्रिंज करता है तो एंटन पिलर ऑर्डर, ठीक है। अभी एंटन पिलर ऑर्डर कब आया, कैसे आया, देखो। ये एंटन पिलर ऑर्डर जो है फर्स्ट टाइम आया था 1976 में। इस केस का नाम था, इसी केस के नाम पर इसका ऑर्डर नाम हो गया, ठीक है। इस केस का नाम था एंटन पिलर केजी वर्सेस MFG प्रोसेस लिमिटेड, ठीक है। ये 1976 में आया था। इसी केस से ये जो है ना एंटन पिलर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। दूसरा है जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो ऑर्डर जो है ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जन्म दिया गया था, बताया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ताज टेलीविजन लिमिटेड वर्सेस राजन मंडल 2023 का केस है ये। इस केस से दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉन डो ऑर्डर का जो है कॉन्सेप्ट इजाद किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन जॉन डो ऑर्डर, ठीक है, या एक्सप्लेन एंटन पिलर ऑर्डर। तो 6 मार्क्स में कम से कम ये 6 मार्क्स के लिए आएगा आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार बताता हूँ, एंटन पिलर ऑर्डर जो है, कोई भी पार्टी, ठीक है, अगर वो नोन है और उसने इन्फ्रिंज किया है किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल को, तो कोर्ट के द्वारा उस मटेरियल को सीज और सर्च करने के लिए ये एंटन पिलर ऑर्डर कोर्ट पास करता है, ठीक है। और जब सामने वाला अननोन होगा तो फिर सेम प्रोसेस के लिए जॉन डो ऑर्डर पास होता है, ठीक है। अभी अगला देखो, राइट ऑफ कॉपीराइट ओनर। कॉपीराइट ओनर के राइट्स क्या क्या हैं। राइट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। जब कॉपीराइट आप पढ़ोगे तो उसके सेक्शन 14 में कुछ राइट बताए गए हैं, ठीक है। उसमें बताया गया है राइट टू कॉपी, राइट टू सेल, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सेक्शन 14 में बताया गया, ठीक है। राइट ऑफ असाइनमेंट सेक्शन 18 में बताया गया है। राइट टू लाइसेंस सेक्शन 30 में बताया गया है। राइट ऑफ रिलिक्विशमेंट सेक्शन 21 में बताया गया है। मोरल राइट ऑफ द ओनर सेक्शन 57 में बताया गया है। मोरल राइट ऑफ द ऑथर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने कोई कहानी लिखा, ठीक है, आपको बहुत सारे मूवी देखते होंगे आप, तो उसमें आपको पता होगा स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर ये, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर वो, लास्ट में वो क्या है, वो मोरल राइट है, ठीक है। जब आप कोई बुक लिखते हो, मैंने कोई बुक लिखा, ठीक है, उस बुक के आधार पर कोई मूवी जो बनाने वाला है मेकर, वो मुझे अप्रोच किया कि मैं आपके बुक के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं उसके बदले आपको मुंह मांगा कीमत दूंगा। मैंने बोला मुझे 50 करोड़ चाहिए, उसने मुझे तुरंत 50 करोड़ दिया, ठीक है, मैंने उसको राइट दे दिए। अब उसकी जिम्मेदारी है क्या कि वो मेरा नाम कहीं छापे या ना छापे, मुझे तो 50 करोड़ मिल गया ना, लेकिन आपके काम के लिए, ठीक है, उसका जो है ना उपलब्धि, क्या बोलते हैं उसका, मतलब क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, यही होता है मोरल राइट, ठीक है।
तो जब आप कोई भी मूवी देखते होगे तो उसमें स्पेशल थैंक्स लिखा रहता है। तो जिसने भी उसको मतलब जैसे मान के चलो मेरे बुक से उसने फिल्म बनाया, मुझे पैसा मिला, लेकिन उसमें मेरा नाम आएगा, क्यों? क्योंकि ये मोरल राइट है मेरा, उसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ना, मैंने बनाया। आपने पैसा दे दिया, सही बात है, लेकिन मेरा जो मोरल राइट है वो आपने नहीं लिया ना, उसका इज्जत या उसका क्रेडिट तो मुझे ही जाएगा ना, क्योंकि मैंने लिखा था। तो वो होता है मोरल राइट। इसको सेक्शन 57 में बताया गया है। और ये कौन से केस से आया था? अमरनाथ सहगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये लैंडमार्क केस है, ये पूछा भी गया था एक बार। अमरनाथ सहगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में मोरल राइट आया था कॉपीराइट के अंदर, ठीक है, इससे पहले नहीं था ये। अभी इसमें क्या हुआ था इस केस में, ये जो अमरनाथ सहगल है वो ना स्टेच्यू, क्या बोलते हैं उसको, स्टेच्यू बनाता था, ठीक है। तो स्टेच्यू बनाता था, तो उसका जो स्टेच्यू था ना बहुत फेमस था, वर्ल्ड फेमस था, ठीक है। तो भारत सरकार ने अपने शायद पुराने संसद भवन के लिए, मतलब पुराने संसद भवन नए संसद भवन के लिए, ऐसा मतलब स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, भारत सरकार स्टेच्यू मंगवाता है, ठीक है, इससे अमरनाथ सहगल से। तो स्टेच्यू मंगाता है, तो स्टेच्यू लगा देता है संसद भवन में। अच्छा लगता है सबको कि अरे यार ये तो अमरनाथ सहगल का स्टेच्यू है, सब वहाँ पे तस्वीर वगैरह लेते हैं। एक बार क्या होता है, उसका रेनोवेशन होना रहता है संसद का, ठीक है। तो उसका जो स्टेच्यू है अमरनाथ सहगल का, उसको कबाड़ में डाल देता है। यूनियन गवर्नमेंट का जो भी स्टाफ सब रहता है, उसके स्टेच्यू को कहीं कबाड़ में जाके फेंक देता है, ठीक है। क्या पुराना हो गया है, अब तो नया बनेगा तो नया लाएंगे। तो अमरनाथ सहगल को पता चलता है, तो ये केस कर देता है कि ये जो है मेरे द्वारा बनाया गया मतलब स्टेच्यू था, इससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है कि ये किसका बनाया हुआ था। अगर कोई भंगार में देखेगा मेरे बनाए हुए मूर्ति को या मेरे बनाए हुए स्टेट्यूट को, तो मेरा मोरल राइट वायलेट नहीं होगा, मेरा जो क्रेडिट है, मेरा जो अभी तक नाम बना है, उसको धब्बा नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब सही बात है, अगर आपको मतलब उस मूर्ति को या स्टेच्यू को नहीं रखना है तो आप कहीं साइड में रख दो, कहीं ऐसे जगह रखो जहाँ पब्लिक की नज़र ना लगे। आप कबाड़ में डाल दियो और कबाड़ पब्लिक के नज़र में आ जाता है कि सामने कबाड़ है, उसमें आपने डाल दिया है। तो इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ऑथर रहेगा उसको मोरल राइट मिलेगा, ठीक है। भले आपने स्टेच्यू खरीद लिया, आपको कहीं भी रखना है, लेकिन आप उसका जो क्रेडिट है, ठीक है, उसका जो नाम है, आप उसको खराब नहीं कर सकते ना। तो यही था इस केस का कहानी, ठीक है। अगला है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। मैंने कॉपीराइट ओनर के आपको अधिकार बता दिए। ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर, क्या क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, राइट टू कॉपी, सेल और डिस्ट्रीब्यूट, ये उसका राइट है जब कॉपीराइट मिल जाएगा। राइट टू असाइनमेंट, किसी को असाइन करना है। राइट टू लाइसेंस कर सकता है। राइट ऑफ रिलिक्विशमेंट कर सकता है। मोरल राइट हो सकता है। तो ये सब जो है राइट कॉपीराइट ओनर के पास होता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट कब कब होगा, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज unauthorized use of someone's copyrighted work without permission, ठीक है। किसी के कॉपीराइट मटेरियल को आप बिना परमिशन के अनऑथोराइज्ड यूज करते हो, ठीक है, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है। thereby infringing certain rights of copyright holder, that is right to produce, distribute, display or perform the protected copyright work। अगर आपने किसी के कॉपीराइट मटेरियल को बिना उससे पूछे प्रोड्यूस किया, कॉपी किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्प्ले लगाया, कुछ भी किया, ठीक है, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। What does not amount to infringement। अब कॉपीराइटेड मटेरियल के साथ आप क्या क्या करोगे तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। What does not amount to infringement under copyright, ठीक है। तो सबसे पहला है फेयर यूज, जिसके अंदर कवर होता है रिव्यू और रिपोर्टिंग।
अगर आप रिव्यू के लिए, जैसे मैं मान के चलो मैं मतलब यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं रिव्यू देता हूँ कि कौन सा, मतलब जैसे मान के चलो होता है ना मूवी क्रिटिक्स, जैसे तरन आदर्श है जो मूवी का वो करता है रिव्यू, अगर वो किसी मूवी को बोल दे कि ये गंदा है, या मूवी का कोई क्लिप काट के चला है दिखाने के लिए, तो दिखाते हैं ना कि ये देखिए इस सीन में ये गलत किया है, इस सीन में, तो रिव्यू के लिए अगर किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का आप यूज करते हो तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हो, न्यूज वाले हो, और अगर किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का कोई आर्टिकल छाप के दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पैरोडी। पैरोडी आपको पता होगा, जो ट्विटर चलाते हैं ना उनको पता होगा पैरोडी, ठीक है, मतलब किसी बंदे का कॉपी, मतलब उसका वो करना कि भाई मैं इसका फैन हूँ तो मैं इसका ये चैनल मतलब ऐसा यूज कर रहा हूँ, तो पैरोडी बोलते हैं उसको, फॉर क्रिएटिंग ह्यूमर, ठीक है, तो उसके लिए भी, उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। अगला है एजुकेशन पर्पज। अगर आप पढ़ाने के लिए किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज कर रहे हो तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक्सपायरेशन ऑफ कॉपीराइट वर्क। आपको पता है कॉपीराइटेड मटेरियल का भी एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, अगर वो एक्सपायर हो गया है डेट, उसके बाद अगर आप यूज करते हो तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। गवर्नमेंट यूज, मैंने बताया था पेटेंट में, जो किसी ने पूछा भी था कि सर ये कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, गवर्नमेंट यूज वहीं से शुरू होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल या ट्रेडमार्क मटेरियल या पेटेंटेड मटेरियल गवर्नमेंट के किसी काम का है तो गवर्नमेंट थोड़ी आपसे पूछने जाएगा, गवर्नमेंट तो सरकार है, वो तो यूज कर लेगा। तो गवर्नमेंट को अगर किसी के आर्टिकल से मतलब किसी का आर्टिकल यूज करना है तो वो कर सकता है, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। इसके बाद है फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन, ये पेटेंट में भी था। फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि आपने कॉपीराइट आपको मिला, आपने वो बेच दिया किसी को, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेलर होगा, जो भी फर्स्ट परचेजर होगा, आपने उसको बेच दिया। अब उसके बाद अगर वो किसी और को देता है, ठीक है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने तो बेच दिया था। अब वो आपके मटेरियल का यूज करेगा ना, ठीक है, तो उसको आप थोड़ी बोलोगे इन्फ्रिंजमेंट। और लास्ट है रिसर्च एंड लाइब्रेरीज। अगर किसी लाइब्रेरी में उसका यूज हो रहा है या किसी रिसर्च के लिए आपके कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज हो रहा है तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी इन्फ्रिंजमेंट के लिए कुछ रेमेडी तो होना चाहिए ना, तो इन्फ्रिंजमेंट के लिए रेमेडी क्या है, तो पेटेंट में भी 2 टाइप का था, इसमें भी 2 टाइप का है, ट्रेडमार्क में भी 2 टाइप का है, और सब सेम ही है। एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, कुछ चीज़ें जो है ना तीनों में सिमिलर है। जैसे प्रोसेस ऑब्टेन करने के, आपको पेटेंट ऑब्टेन करना है या कॉपीराइट ऑब्टेन करना है या आपको ट्रेडमार्क लेना है, प्रोसेस भी सेम है, रेमेडी भी सेम है, इन्फ्रिंजमेंट भी सेम है, राइट भी सेम है, सब कुछ सेम ही है। क्यों? क्योंकि देखो इन्फ्रिंजमेंट कब माना जाएगा, किसी के पेटेंटेड प्रोडक्ट का आप बिना अथॉरिटी के यूज करोगे तो इन्फ्रिंजमेंट होगा ना वो, राइट। इन्फ्रिंजमेंट कब कब नहीं होगा, तो आप पेटेंटेड प्रोडक्ट का फेयर यूज करो, नहीं होगा, एजुकेशन पर्पज से करो, नहीं होगा, गवर्नमेंट यूज करेगा, नहीं होगा, राइट, रिसर्च के लिए आप कर रहे हो यूज तो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। तो सब कुछ सेम ही टॉपिक है, मैं लास्ट में बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा इतना इजी है। आईपीआर में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ये अपना पेटेंट 3 ही है बस, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या नहीं होगा। अब रेमेडी क्या है, रेमेडी है पहला सिविल में। आपको अगर सिविल में जाना है तो सिविल में आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने बताया ना अभी, एंटन पिलर ऑर्डर, जॉन डो ऑर्डर, वो इंजंक्शन ही है। आप किसी के काम को किसी के इन्फ्रिंजमेंट वाले प्रोडक्ट के ऊपर रोक लगवा रहे हो और उसको सीज कर रहे हो, तो ये इंजंक्शन में ही आता है, ठीक है, तो आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसने जितना कमाया है ना आपसे प्रॉफिट आपके प्रोडक्ट से, वो आपको चाहिए। या डैमेज, जितना आपको लॉस हुआ है आप उतना क्लेम कर लो, ये हो गया सिविल में आपके पास। क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल में है इम्प्रिजनमेंट,
6 month to 2 year प्लस 50,000 से 2 लाख तक का फाइन। ये भी सेम है, उसमें भी यही है, पेटेंट में भी 6 महीने से 2 साल तक का सजा, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। ठीक है। और दूसरा है सीजर एंड फॉरफीचर, उसके पूरे मटेरियल को सीज करो और बेच के पैसा वापस ले लो। ये है आपका क्रिमिनल में मतलब रेमेडी। सिविल में रेमेडी जो है वो सेक्शन 55 में बताया गया है कॉपीराइट में, और क्रिमिनल में जो रेमेडी है वो सेक्शन 63 में बताया गया है कॉपीराइट में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। मैं नोट्स भेजूंगा आप लोगों को, पढ़ाने के बाद मैं रफ बनाया हूँ ना, फटाफट शेयर करूँगा और आप लोगों को भेज दूंगा। एक बार देख लेना, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा तो आप लोगों को डबल ट्रिपल जितना रिवीजन करना होगा कर लेना। और सवाल एक भी देखोगी ना तो लगेगा कि ये सब तो पढ़ा है। अभी देखो, कॉपीराइट के लिए आपको प्रोसेस क्या क्या अपनाना पड़ता है, कैसे आपको कॉपीराइट मिलेगा किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी आपके लिटरेरी वर्क के लिए। तो प्रोसेस क्या है, पहला फाइलिंग एन एप्लीकेशन फर्स्ट है। ठीक है, उसमें भी था एप्लीकेशन फाइल करना था पहले। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसको अथॉरिटी एग्जामिन करेगा कि भाई इसमें सही है, इसका कॉपीराइटेड मटेरियल सही में इसका है या नहीं है, किसी और का तो नहीं कॉपी किया है इसने, राइट। तीसरा है पब्लिकेशन, उस जो आपने एप्लीकेशन दिया है किसी कॉपीराइट के प्रोडक्ट के लिए या कॉपीराइटेड मटेरियल के लिए, उसको पब्लिकेशन करेगा अथॉरिटी कि भाई ये कंटेंट के लिए कॉपीराइट लेने आया है, किसी का कॉपीराइट इससे सिमिलर है या किसी को लगता है कि ये मैंने पहले लिखा है मुझे मिल गया है, तो आके आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। ठीक है, पब्लिकेशन पेटेंट में भी था, मैंने बताया था अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, अब पब्लिकेशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्शन। अगर किसी का ऑब्जेक्शन रहेगा कि सर इस पे तो कॉपीराइट मुझे मिल गया था, इसको कैसे मिल रहा है, या किसी ने बोला होगा कि भाई मैं भी बना रहा था इसी मटेरियल पर, तो इसको कैसे मिल रहा है, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन क्लियर किया जाएगा, इसके बाद जो है कॉपीराइट ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, हो गया, ये प्रोसेस है आपका। अब इसमें जो है कुछ ऐसे मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉपीराइट के लिए वर्क करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कॉपीराइट के अंदर कितने इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिससे भारत भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला है पेरिस कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन है जो कॉपीराइट के लिए वर्क करता है। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन है जो कॉपीराइट के लिए आया था 1881 में। दूसरा है बर्न कन्वेंशन, 1886 में आया था। इसके बाद आया था यूनिवर्सल कॉपीराइट 1952 में। इसके बाद आया था रोम कन्वेंशन 1961 में। इसके बाद आया था ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 में। इसके बाद आया विपो ट्रीटी 1996 में। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कॉपीराइट सोसाइटी का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए और ये पूछा भी गया है कई बार। कॉपीराइट सोसाइटी क्या होता है? कॉपीराइट सोसाइटी, इट इज अ लीगल बॉडी which protect and safeguard the interest of owner of the work in which copyright subsists. The copyright society give assurance to the creative authors in the commercial management of their work. It is a registered collective administration society. Such a society is formed by copyright owners. फंक्शन देखो, कॉपीराइट सोसाइटी जो है ना, ये जो कॉपीराइट के जो ऑनर होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं ना, उनके द्वारा बनाया गया एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये लीगल बॉडी है, इसको मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी जो ऑथर हैं उन्होंने अगर कॉपीराइट लिया है तो उसके कॉपीराइट का अगर मान के चलो कोई वायलेशन किया तो कहाँ जाएगा ढूंढने किसी को। ठीक है, तो उनके जो सोसाइटी हैं कॉपीराइट सोसाइटी, ये उसके पास जाएगा और वो फिर लीगल एक्शन लेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑथर्स होते हैं उनके
राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये लीगल बॉडी बनाया जाता है। अब ये काम क्या क्या कर सकता है, इसके फंक्शन, आपसे फंक्शन भी पूछ दिया जाएगा। मतलब एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी। तो पहला इसका फंक्शन है टू ग्रांट लाइसेंस टू कॉपीराइट ओनर, कॉपीराइट ओनर को लाइसेंस ये ग्रांट कर सकता है। दूसरा, टू लोकेट इन्फ्रिंजमेंट, अगर किसी के कॉपीराइट मटेरियल का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो वो कहाँ हुआ है ये भी फाइंड कर सकता है कौन, कॉपीराइट सोसाइटी। तीसरा, डील विद ओनली लिटरेरी वर्क, ये जो कॉपीराइट सोसाइटी है ये सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए बना है, ठीक है, मतलब अदर कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो ये उसके ऊपर काम नहीं करता, ये सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए काम करता है। अगला है मिनिमम 7 मेंबर्स, इसके अंदर कॉपीराइट सोसाइटी के अंदर कम से कम 7 मेंबर का ग्रुप होता है, ठीक है। और इनका जो टर्न, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेशन जो होता है 5 साल का होता है। किसी भी कॉपीराइट सोसाइटी जब बनता है तो वो 5 साल काम करता है, फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, फिर उसमें मैनेजमेंट दूसरे आते हैं, फिर वो ऐसा, ठीक है। इसके बाद है गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है कॉपीराइट सोसाइटी, मैंने पहले बोला था कि ये लीगल बॉडी है, ठीक है। तो ये किसके अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगला है ओनली ग्रांटिंग एंड इशूइंग लाइसेंस टू ऑनर, तो ये जो है क्या बोलते हैं, कॉपीराइट सोसाइटी ये ऑनर को जो है लाइसेंस ग्रांट करता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, लैंडमार्क जजमेंट है कॉपीराइट का, आपसे पूछा जाएगा कॉपीराइट में कि एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में लिखे, ठीक है, कॉपीराइट के। तो इसका कॉपीराइट का है आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, ठीक है, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म। इसके ये जो भी लैंडमार्क केस है ना, मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिस दिन कॉपीराइट का रिवीजन रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपीराइट। अभी हम लोग आ रहे हैं ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क, ए ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन इंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर इंटरप्राइजेस, दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ये जो ट्रेडमार्क है वो एक साइन होता है या सिंबल होता है या लोगो हो सकता है जो किसी अदर कंपनी के, ठीक है, या किसी अदर इंटरप्राइजेस के जो गुड्स हैं या सर्विस है उससे वो डिस्टिंग्विश करता है, उससे वो खुद को अलग करता है, ठीक है, और वो उस कंपनी का पहचान बनता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्रेडमार्क, और ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। अब ये ट्रेडमार्क का कैरेक्टर क्या है, मतलब कैसे आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, हर चीज के लिए तो आपको नहीं मिल सकता है ना ट्रेडमार्क, तो क्या क्या होगा आपके प्रोडक्ट में जिसके कारण आपको जो है ट्रेडमार्क मिलेगा। तो सबसे पहला है इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरे के मटेरियल से थोड़ा अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिमिलर बना दो आपको मिल जाएगा, नहीं, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोनाउंस, आपके जो ट्रेडमार्क है, लोगो हैं, सिंबल हैं, जो भी है, साउंड है, जो भी मार्क है आपका ट्रेडमार्क के अंदर, वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए और लोगों को बोलने में मतलब आसानी से बोल पाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा ना हो जो लोगों को बोलने में ही ना आए तो उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोनाउंस। नेक्स्ट, इट शुड प्रेफरेबली बी एन इन्वेंटेड वर्ड, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो इन्वेंटेड हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई पहले से ही वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आप वही, जैसे मैकडोनल्ड का MC है तो आप MC नाम से कुछ और चालू कर दिए, नहीं होगा। अभी आपको मैंने आज ग्रुप में डाला था ये जो है ना सेजवान चटनी जो वर्ड है ना, उसको ये चिंग्स वाले ने ट्रेडमार्क ले लिया है उसका। अभी डाबर ने एक सेजवान चटनी निकाला, उसका नाम रख दिया सेजवान चटनी। तो सेजवान चटनी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको तो पहले से ट्रेडमार्क मिल चुका है, तो आप कैसे उसको आपको मिलेगा फिर उसका ट्रेडमार्क, नहीं मिलेगा ना। तो यही है
मतलब प्रेफरेबली बी एन इन्वेंटेड वर्ड, सेम नहीं होना चाहिए, कुछ इन्वेंटिव होना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पेल, जो आपका ट्रेडमार्क जिसका आप ले रहे हो वो शॉर्ट में होना चाहिए और इजी टू स्पेल होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेक्टर है ट्रेडमार्क लेने के। नेक्स्ट, इट शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो उसके जो रिक्वायरमेंट हैं उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है, तभी आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना लिया और लेके गए मुंह उठा के और मतलब आपको दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बिलोंग टू द प्रोहिबिटेड क्लास, ट्रेडमार्क जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलता है जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जैसे मान के चलो गन वन, आप मतलब जो भी अवैध है, जो भी इलीगल है, आप उसके लिए जो है ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, ठीक है। बेसिकली ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडमार्क यही था। अब ट्रेडमार्क के टाइप हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। पहला होता है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में वर्ड मार्क, दूसरा लोगो मार्क, तीसरा कॉम्बिनेशन मार्क, चौथा स्लोगन मार्क, पांचवा साउंड मार्क, छठा कलर मार्क, सातवा शेप मार्क, आठवा कलेक्टिव मार्क, नौवा वेल नोन मार्क, दसवा सर्टिफिकेशन मार्क। ये 10 तरीके के मार्क को ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है। और ये ट्रेडमार्क के टाइप्स भी माने जाते हैं। अभी वर्ड मार्क में क्या आ सकता है, जैसे गूगल, नाइक, पूमा, ये सब क्या है, वर्ड मार्क है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट यूज किया गया है, ठीक है। तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होंगे उसको वर्ड मार्क में कवर किया जाता है। दूसरा है लोगो मार्क। लोगो मार्क का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब वो कोई होता है ना, कुछ लोगो हो ऐसा जो मतलब डिस्टिंक्टिव हो। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा जेगवार का, जेगवार कार देखे हो कभी, एक उड़ता हुआ चीता का वो रहता है लोगो, राइट, वो क्या है, लोगो मार्क है। आपने रेडबुल देखा है, दो बैल आपस में लड़ रहे होते, दो सांड, तो जो दो सांड लड़ रहे हैं वो लोगो है उसका, तो उसका होता है लोगो मार्क, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क का मतलब होता है लोगो के साथ वर्ड हो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हो जिसमें लोगो भी साथ में अटैच हो, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन मार्क। दोनों कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। जैसे आपने देखा होगा स्कोडा का एक वो कुछ जानवर है, उसमें लिखा हुआ है एस, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे लोगो हो जिसमें नाम के वर्ड के साथ ही कुछ ऐसा लोगो हो, तो वो कॉम्बिनेशन मार्क होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है स्लोगन मार्क। स्लोगन मार्क का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐड में, सर्फ एक्सेल के ऐड में, दाग अच्छे हैं, ये क्या है, स्लोगन है। तो इसने जो सर्फ एक्सेल है, ये दाग अच्छे हैं ना, उसको स्लोगन मार्क के तौर पे ट्रेडमार्क ले लिया है उसका। अब ये दाग अच्छे हैं कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ सर्फ एक्सेल ही बोल सकता है, ठीक है। जैसे आपने प्रिया गोल्ड का बिस्किट देखा होगा, उस पर लिखा है हक से मांगो, तो ये हक से मांगो जो है वो स्लोगन मार्क है, ठीक है। इसके बाद आता है साउंड मार्क। साउंड मार्क का मतलब होता है, मतलब उस जैसे मान के चलो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है, जो कुछ ऐसा सामान होता है जिसमें कुछ ऐसा साउंड होता है जो उसी कंपनी के लिए है, वो उसने उसका ट्रेडमार्क ले लिया, अब वो कोई यूज ही नहीं कर सकता। जैसे आपने मोटो का फ़ोन देखा है, मोटोरोला का, वो जब ओपन होता है ना तो बोलता है हेलो मोटो, ऐसा कुछ, हेलो मोटो, ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है। तो जो हेलो मोटो है ना, वो साउंड मार्क है, कोई और कंपनी उसका यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सैमसंग ओपन करोगे तो कुछ अलग तरीके का साउंड निकलता है उसमें, टन 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 ऐसा कुछ, तो वो साउंड मार्क में आता है, वो फिर कोई यूज नहीं कर सकता, उसका ट्रेडमार्क उसने ले लिया है, ठीक है, ऐसा। अगला है कलर मार्क। कलर मार्क भी ट्रेडमार्क में आता है। आपने देखा होगा कैडबरी का डेयरी मिल्क, उसका जो ब्लू मार्क है ना, जो ब्लू कवर है, वो ब्लू कलर को ही ट्रेडमार्क करा लिया है इसने, डेयरी मिल्क ने। अब ये जो डेयरी मिल्क है, वैसा सेम कलर का कोई कंपनी चॉकलेट नहीं बना सकती, चॉकलेट का कवर नहीं रख सकता सेम कलर का।
क्योंकि वो जो कैडबरी का जो डेयरी मिल्क है, जो ब्लू कलर एकदम साइन कलर रहता है ब्लू में, वो ट्रेड मार्केट है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कलर मार्क। अगला है आपका शेप मार्क। ठीक है, शेप मार्क मतलब कोई ऐसा वो शेप दिया है वो अपने प्रोडक्ट का जिसको उसने ट्रेडमार्क ले लिया है। जैसे कोका कोला, कोका कोला का बॉटल देखोगे तो उसका उसने ट्रेडमार्क ले लिया है उसके शेप का, उसके शेप का आप कोई कॉपी नहीं कर सकता कोका कोला का। ठीक है, तो उसको बोला जाता है शेप मार्क। अगला है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क का मतलब होता है बहुत मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर लोग नहीं होते, वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो होता है कलेक्टिव मार्क। जैसे मान के चलो CA है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अब उसके जो सोसाइटी के लोग हैं, जो भी CA होगा वो CA लगा सकता है, तो वो क्या है, कलेक्टिव मार्क है। मतलब जो बहुत सारे लोग मतलब कलेक्टिवली उसका यूज कर सकते हैं। एडवोकेट है ADV, बहुत सारे लोग लगा सकते हैं, जिसको जो भी एडवोकेट बना वो लगा सकता है, वो कलेक्टिव मार्क में आता है। CS जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो CS लगाते हैं, ये क्या है, कलेक्टिव मार्क है। अगला है वेल नोन मार्क। वेल नोन मार्क का मतलब होता है जो बहुत फेमस है भाई, अमूल है, फेमस है। आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जाते हो आइसक्रीम लेने तो देता है किसी कंपनी का, तो बोलते हो अमूल का नहीं है क्या। दूध लेने जाते हो दूसरे कंपनी का देता है, बोलते हो अमूल का नहीं है क्या। क्यों, क्योंकि अमूल फेमस है, अमूल वेल नोन है। ठीक है, तो जो सबको पता होता है जिस प्रोडक्ट के बारे में उसको बोला जाता है वेल नोन। इसके बाद है टाटा, सबको पता है टाटा। ठीक है, कोका कोला, ठीक है, सबको पता है कोका कोला के बारे में, तो ये होता है वेल नोन मार्क। लास्ट है हमारा सर्टिफिकेशन मार्क। ठीक है, सर्टिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मतलब मार्क जो गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को देता है। जैसे आपको पता होगा कोई भी आप सामान खरीदने जाओगे खाने पीने का, तो उसको फसाई जो है सर्टिफाई करती है, FSSAI, ये क्या है, ये है सर्टिफिकेशन मार्क। आप कोई गाड़ी खरीदने जाओ या लोहा का सामान खरीदोगे तो उस पर लिखा रहता है ISI का मार्का, ये क्या है, भारत सरकार ने उसको सर्टिफाई किया है। तो सर्टिफिकेशन मार्क का मतलब यही होता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो है ट्रेडमार्क के अंदर ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन क्लॉज हैं जो हमने पेटेंट के तौर पे भी पढ़ा था, पेटेंट में भी, और हमने इसमें भी पढ़ा था, किसमें, कॉपीराइट में भी। ट्रेडमार्क में भी डेफिनेशन क्लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी पढ़ूंगा। सबसे पहला है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इन्वेंशन। ठीक है, ट्रेडमार्क के अंदर तो सेक्शन 2 जो है उसका सब सेक्शन 1, उसमें बताया गया है इन्वेंशन के बारे में, और बताता है इन्वेंशन एज अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप्स एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट या नया सर्विस हो जिसमें नए इन्वेंटिव स्टेप का इस्तेमाल किया गया हो और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता हो, ठीक है, जिसका मार्केट में यूज होता हो, उसको बोला जाएगा इन्वेंशन। दूसरा है डिसेप्टिवली सिमिलर, ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में सब क्लॉज H में डिफाइन किया गया है। और डिसेप्टिवली सिमिलर बोलता है एज अ मार्क शैल बी डीम्ड टू बी डिसेप्टिवली सिमिलर to another mark if it is so nearly resembles that other mark as to be likely to deceive or cause confusion। ठीक है, इसको एक केस लॉ से बताता हूँ। इसका एक फेमस केस लॉ है स्टारबक्स वर्सेस सरदार बक्स। ठीक है, स्टारबक्स का आपने देखा होगा लोगो, एक लड़की के बाल का पूरा जो है वो मतलब ऐसा करके, और कप नीचे कप का कॉफी है। ठीक है, तो वो है स्टारबक्स। दिल्ली में एक बंदा सेम, सिर्फ वो लड़की का बाल जो था ना उसको हटा के पंजाबी का दाढ़ी रख दिया था और उसके ऊपर लिख दिया था सरदार बक्स, और वो खोला था स्टारबक्स के बाजू में। ठीक है, तो स्टारबक्स वाले ने इसके ऊपर केस कर दिया था कि ये डिसेप्टिवली सिमिलर है, मतलब मेरे बहुतों को लगेगा कि स्टारबक्स वाले ने ही सरदार बक्स खोला है, क्योंकि नाम भी सेम और लोगो भी तकरीबन सेम था। उसमें लड़की का बाल था, इसमें पंजाबी का दाढ़ी था,
ठीक है, तो कलर थोड़ा बहुत सेम मिल गया, तो ये स्टारबक्स ने उसके ऊपर केस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टारबक्स के फेवर में दिया जजमेंट और कहा कि हाँ, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्टारबक्स का ही मतलब नया ब्रांच तो नहीं है सरदार बक्स, ठीक है, और डिसेप्टिवली सिमिलर भी है ना, स्टारबक्स सरदार बक्स, स्टारबक्स सरदार बक्स, बोलने में भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए तो डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। अगला है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क मैंने बता दिया था, ठीक है, पहले ही। अगला है, इसके बाद है वेल नोन मार्क। वेल नोन मार्क मैंने भी बता दिया था। इसके बाद अगला है पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ ऑकर्स वेयर द मार्क इज नॉट ओनली डिसेप्टिव सिमिलर टू द ट्रेडमार्क of another but also creates confusion for the customer which ultimately result in damage to goodwill and business of the unregistered owner of the mark, ठीक है। देखो, जब कोई आपने किसी चीज़ का ट्रेडमार्क लिया है, ठीक है, ट्रेडमार्क आपने लिया और आपके ही मतलब मटेरियल जैसा, आपके ही नाम जैसा किसी ने दूसरा रख लिया, ठीक है, और उसी का जो है क्या बोलते हैं उसको, सेम टू सेम प्रोडक्ट भी बेच रहा है वो, ठीक है, तो डिसेप्टिव तो है ही है, आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपका जो सामान खरीदता था लोग, आपका ना खरीद के अब दूसरे जो आपका कॉपी किया है उसका खरीद रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें नुकसान हो रहा है ना, आपके रेप्यूटेशन का नुकसान हो रहा है, आपको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में, और वो जो सामने वाला मतलब कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए ये जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट जो पास करेगा ऑर्डर उसको बोला जाएगा पासिंग ऑफ, ठीक है, हमेशा याद रखना। जब कोई अनरजिस्टर्ड ऑनर हो, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का कोई भी बंदा मतलब इन्फ्रिंज कर रहा हो या डिसेप्टिवली सिमिलर, ठीक है, बना के मार्केट में बेच रहा हो, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि पासिंग ऑफ ऑर्डर कीजिए, ठीक है। तो पासिंग ऑफ ऑर्डर होगा तो फिर जो भी बंदा डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क का बेच रहा होगा उसके प्रोडक्ट को सीज कर लिया जाएगा और उसको जो है फॉरफिट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पासिंग ऑफ। अगला है डेफिनेशन में ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसमिशन इज द ट्रांसफर ऑफ अ ट्रेडमार्क बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ और डिवोल्यूशन on the legal heir or personal representative of a deceased person that is known as assignment। मैंने कोई ट्रेडमार्क लिया, ठीक है, मैं मर गया, तो उस ट्रेडमार्क का जो ट्रांसफर होगा वो मेरे लीगल हेयर के ऊपर हो जाएगा, राइट, तो इसको बोला जाएगा आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पर जाना ट्रेडमार्क का जो राइट होता है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। अगला है आपका सर्विस, ठीक है, डिफाइन सर्विस पूछा जाएगा आपसे, तो सर्विस का मतलब होता है ए सर्विस विच इज डन फॉर द थर्ड बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट 6 क्लासेस ऑफ सर्विस सच एज एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो ये सर्विस के अंदर ये जो है सारी चीज़ें कवर होती है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पर, राइट ऑफ ट्रेडमार्क ओनर। ट्रेडमार्क ओनर के राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है एक्सक्लूसिव राइट टू यूज। जो भी ट्रेडमार्क ओनर होगा उसको उसके ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव राइट रहेगा यूज करने का, ठीक है। दूसरा, राइट टू लाइसेंस एंड असाइन, ये पहले भी बताया था मैंने, वो लाइसेंस पे दे सकता है, असाइन कर सकता है। राइट टू मेक अल्टरेशन, अगर ट्रेडमार्क जो है जिसके ऊपर लिया है उसको अल्टर करना है वो कर सकता है। राइट टू रिन्यूअल कराना है तो कर सकता है। राइट टू सू मतलब सामने वाला जो इन्फ्रिंज किया है उसके ऊपर केस करना है तो वो भी कर सकता है। ये सारे राइट हो गए। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या होगा? तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी के भी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का या कॉपीराइट प्रोडक्ट का या पेटेंटेड प्रोडक्ट का अनऑथोराइज्ड यूज करोगे तो उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो यही है यहाँ पे भी,
Trademark infringement is a violation of the exclusive right attached to a trademark without the authorization of the trademark owner. सिंपल है, मैंने किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लिया है, अब मेरे बिना परमिशन के आप अगर उसको यूज करोगे तो ये वायलेशन हुआ, तो वायलेशन होगा तो ये इन्फ्रिंजमेंट में आएगा, तो यही है। अब इन्फ्रिंजमेंट के लिए आपके पास रेमेडी क्या होगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही है सेम, सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी। ठीक है, सिविल रेमेडी में क्या होगा, इंजंक्शन होगा, रोक लगवा दो वहाँ पे। दूसरा अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसने जितना कमाया उसका आपको मिलना चाहिए परसेंटेज। तीसरा डैमेजेस, आपको जितना लॉस हुआ है आप उतना क्लेम कर सकते हो सिविल में। क्रिमिनल में क्या कर सकते हो आप, तो क्रिमिनल में कर सकते हो 6 महीने से 2 साल तक का सजा है, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है, ये करा सकते हो, राइट। इसके बाद आप करा सकते हो सर्च, सीजर एंड फॉरफीचर, उसको सर्च करो, जो भी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसको सीज करवा लो, उसको बेच दो, फिर फॉरफिट कर दो। सिविल रेमेडी 135 में दिया है सेक्शन 135 में, और क्रिमिनल रेमेडी दिया है सेक्शन 101 से 121 के अंदर कॉपीराइट एक्ट में। ठीक है, अब देखो ये ट्रेडमार्क लेने के प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर तो समझना पड़ेगा ना, आपको प्रोसीजर पूछा जाएगा 12 मार्क्स में। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आप सर्च करोगे, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर लोगो के लिए जिसको मुझे ट्रेडमार्क करना है ये पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप सर्च करोगे, सर्च के बाद आप एप्लीकेशन करोगे अथॉरिटी के पास कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए या इस सिंबल के लिए या इस लोगो के लिए ट्रेडमार्क लेना है। आपके एप्लीकेशन का फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन, कि भाई ये जो बंदा ले रहा है इस लोगो का ये पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, इसका किसी के पास पहले से राइट तो नहीं मिला है। ठीक है, एग्जामिनेशन कर लिया, उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ ऐसा नहीं मिला मुझे, फिर क्या होगा, पब्लिकेशन होगा। मोर और लेस सब का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन के बाद क्या होगा, किसी का ऑब्जेक्शन आया है तो रेज करो, किसी का नहीं है तो ख़त्म करो, ऑब्जेक्शन क्लियर। इसके बाद क्या होगा, ग्रांट कर दिया जाएगा, दैट्स इट, प्रोसेस ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, थम्स अप दे दीजिए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्रेडमार्क भी हो जाता है ख़त्म। मैंने बीच में आप लोगों को पता होगा 4-5 कन्वेंशन का नाम लिया था। ठीक है, 4-5 कन्वेंशन है जो मैं अगले लेक्चर में डील करके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो अपना IPR था पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी लेंगे, जैसे इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होगा, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट में डिफरेंस क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद धनपत सेठ वाला जो मैंने केस बताया था, फिर मैंने आपको RG आनंद तीनों का लैंडमार्क केस बताया था ना, उसका मैंने बनाया है नोट, सबका कहानी वाइज आपको पूरा बताऊंगा। इसके बाद हमारा IPR पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अभी ये लेक्चर आप लोग वापस से सुन सकते हो यूट्यूब से, मैं मतलब सिर्फ कट करके छोटा सा, ये नाम किसी का नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर से जुड़ने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं अगले बुधवार को, और यही IPR से आगे हम लोग मेन केस लॉज करेंगे सारे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन था वो 12 मार्क्स के लिए आता है, तो मैं वो भी पूरा डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलिए गुड नाइट।